हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चैप्टर की पहली हेडिंग है स्टेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या क्या हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट कैसे कैसे एग्जिस्ट कर सकता है हमारे नेचर में। तो आज तक आपने ऑब्जेक्ट की दो ही स्टेट देखी होंगी भाई, या तो आप सो रहे होंगे या फिर आप चल रहे होंगे, भाग रहे होंगे। चलना भागना ये सब एक ही स्टेट में आता है, मोशन में। ठीक है, तो दो स्टेट्स आपको पता चल चुके हैं, जैसे कि रेस्ट और मोशन। तो रेस्ट का एग्जांपल आपको दिख भी रहा होगा, ये नन्ना मुन्ना बच्चा जो सो रहा है आराम से। और सेकंड वन मोशन का एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, ये भागता दौड़ता बच्चा। ठीक है, रेस्ट स्टेट को आप स्टेशनरी स्टेट भी कह सकते हैं। और मोशन भी कई टाइप्स के होते हैं, आगे आगे पढ़ते रहिए आपको पता चलता रहेगा। और हर एक पेज का आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ये आपके नोट्स का भी काम करेगा। तो चलिए सेकंड पेज पर आते हैं। ये मोशन। अभी तक आपने दो स्टेट्स पढ़ी हैं, तो अब हम बात करते हैं मोशन की। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर ले विद रिस्पेक्ट टू टाइम और रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब है, मान लो ये नीचे जो एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पर ये घर से एक महिला निकलती है और शॉप तक कुछ लेने जाती है, कुछ सामान वगैरह लेने जाती है। तो उसको भाई वहां तक जाने के लिए कुछ टाइम तो लगेगा, जिस तरह इसमें दिखाया गया कि 4 सेकंड लगे। ठीक है, इसी तरीके से विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब अगर आपकी बॉडी में मोशन होगा तो टाइम में भी जरूर चेंज होगा। ठीक है, और रेफरेंस पॉइंट क्या, रेफरेंस पॉइंट जहां से बॉडी अपनी मोशन करना स्टार्ट करती है। मान लो आप घर से चले और शॉप तक गए, तो आपका घर क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट। दूसरा एग्जांपल ले, अगर आप स्कूल से चले और घर पर गए, तो आपका स्कूल क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, तो जहां से भी बॉडी मोशन करना स्टार्ट करे उस जगह को हम कह देते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन हम पुटअप करने जा रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। मान लीजिए आप घर से निकले और शॉप तक गए, आपको शॉप तक जाने के लिए 4 सेकंड लगे। ठीक है, फिर आपने शॉप पर जाकर आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े हुए और आप खाली बोले वहां पर जाके कि हमें ये सामान दे दो, और सामान लेने में आपको 7 सेकंड लगे। ठीक है, फिर जब आप शॉप से वापस घर आए तो आपको घर में आने के लिए 6 सेकंड लगे। अब मुझे बताइए कि बॉडी ने कितनी देर के लिए मोशन गया, बता दिया। अब ध्यान से सुनिए, जब आप घर से चलकर शॉप तक गए तब आपकी बॉडी में 4 सेकंड के लिए मोशन हुआ। ठीक है, और शॉप पर जाकर आप खड़े थे कि बॉडी कैसे हुई, रेस्ट पोजीशन पर हुई। ठीक है, फिर आप जब चलना स्टार्ट हुए दोबारा घर के तरफ, तो आपको 6 सेकंड और लगे। तो 4 + 6 10 सेकंड। ठीक है, क्योंकि 7 सेकंड तो आपकी बॉडी रेस्ट पर ही थी ना, खाली आप वहां जाकर खड़े ही तो थे। ठीक है, मोशन तो खाली 10 सेकंड के लिए हुआ है। ठीक है, तो 10 सेकंड इसका आंसर। तो आ चुके हैं हम चैप्टर की थर्ड हेडिंग पे, टाइप्स ऑफ मोशन। वैसे जो ये इसका सेकंड पॉइंट है वो एकदम चैप्टर के लास्ट में है, बट मैं आपको यहीं पे बताना चाहूंगा। ठीक है, मान लो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ का मतलब जब इनफाइनाइट टाइम तक आप स्ट्रेट ही चलते रहें, आपकी बॉडी जो भी मोशन करे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड करे, वो मुड़े ही ना हल्की सी भी, तो उस तरीके के मोशन को कह देंगे लीनियर मोशन। ठीक है, जिस तरह आपको फिगर में दिख रहा होगा, ए बी, एक साइकिल है वो ए से बी तक गई, तो वो ए से बी तक स्ट्रेट गई ना। ठीक है, इसलिए इस मोशन को कह देंगे लीनियर मोशन। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ देन द मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। जब भी आपकी बॉडी किसी सर्कुलर ट्रैक पर चलेगी, मान लो एक गोल सड़क है या फिर गोल पार्क है, आपने उसका चक्कर लगाया, तो उस मोशन को कहेंगे हम सर्कुलर मोशन। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। हर एक ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकें उसको हम कह देंगे फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, जितना भी ये सब है इसको हम सब मेजर कर सकते हैं ना। मान लो एक लेते हैं, मैंने आपसे कहा एक पेन मैं आपको देता हूं और इसकी अगर मैं कहूं कि आप मुझे लेंथ नाप के दिखाओ, तो आप आराम से दिखा दोगे, स्केल लोगे और नाप के दिखा दोगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ये 3 बैग्स जो आपको दिख रहे हैं, एक का वेट है 2 किलो, दूसरे का वेट है 5 किलो, तीसरे का वेट है 8 किलो। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं तीनों बैग्स में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या कहोगे, इनके वेट भाई डिफरेंट कर रहे हैं, मतलब वेट में कुछ डिफरेंस है। ठीक है, कोई हल्का है, कोई भारी है, कोई उससे भी भारी है। तो ये चीज आपको कैसे पता चली, केजी देखकर नहीं, ये जो 258 लिखा है ना, इसे देखकर। तो इस चीज को ही हम क्या कह देते हैं, मैग्नीट्यूड। ये जो 258 ये लिखा है होते हैं मैग्नीट्यूड। और इस बात को लिख लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं अभी। ऐसे ही मनपसंद लैंग्वेज में नीचे भी लिखा हुआ है, द ओनली डिफरेंस इज ऑफ वेट विच इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ 258 नोन एज मैग्नीट्यूड। जो इनका वेट है वो आप कैसे बता पा रहे हो यार, क्वांटिटी देख के, तो 258 को देख के। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा मेन चीज है और इसको ही हम कह देते हैं मैग्नीट्यूड। अब मान लो उन एग्जाम्पल्स में वेट की जगह ये लिखा होता कि एक बैग तो है तुम्हारा 5 किलो का और दूसरा बैग है 5 लीटर का, तो तुम क्या कहोगे, एक गंदा सा कमेंट करोगे नीचे,
तो यहां से आपको ये पता चलता है कि यार पांच को मैग्नीट्यूड देखकर ही नहीं काम चलता, यूनिट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसी के लिए अब हमें पढ़ना होगा सिस्टम ऑफ यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे आ गया सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट क्या चीज होती है? वो टूल जो मेजरमेंट में हद से ज्यादा काम आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कोई डिस्टेंस, मान लो मैं पूछ लूं कि आपका स्कूल आपके घर से कितना दूर है, तो आप क्या कहोगे? 5। तो मैं क्या कहूंगा? पागल है, कुछ यूनिट तो लगा कि किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, लेंथ के लिए यही यूनिट्स होती है ना। तो यूनिट बिना लगाए आप कुछ भी डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिस तरह लेंथ आर मेजर्ड इन किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, मिलीमीटर, और भी बहुत सारी यूनिट है जो आज तक आपने पढ़ी भी नहीं होंगी, ठीक है। तो ये यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, मास आर मेजर्ड इन किलोग्राम, ग्राम, मेगाग्राम, एक्सेट्रा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। दो तरह के होते हैं, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। 11वीं क्लास में एक और सिस्टम जुड़ेगा, एफपीएस सिस्टम, बट वो आपको अभी नहीं पढ़ना 9th क्लास में, ठीक है। तो एमकेएस सिस्टम का मतलब क्या है? अगर आपको क्वेश्चन में जो लेंथ है वो मीटर्स में गिवन होगी ना, और आपको कहेंगे कि आप इसका मास निकालो, तो आप मास हमेशा किलोग्राम में ही निकालेंगे। अगर आपको मास गिवन है किलोग्राम में, तो आप जो उसकी लेंथ है वो मीटर में निकालेंगे, ठीक है। और सीजीएस सिस्टम में ऐसे ही, अगर आपको लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो आप मास वहां पर कैलकुलेट करेंगे ग्राम में, ठीक है। ये सब कन्वर्जन है, ये भी आगे सिखाई जाएंगी। चलिए, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक फिर से फिजिकल क्वांटिटी है। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी की टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो पहले हम बात कर लेते हैं स्केलर क्वांटिटी के बारे में। A scalar quantity is defined as the physical quantity with only magnitude and no direction। अभी आपको ये चीज नहीं आई होगी समझ में कि खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, ये क्या बात हुई? इसका मतलब है, एग्जाम्पल से समझ में आती है सब चीजें। तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे गिवन है आपको, स्पीड, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, एक्सेट्रा। हम पकड़ते हैं स्पीड। अब आपके सामने जैसे कि ये 3 फिगर्स आती हैं। पहली फिगर में एक बिल्ला एक बाइक को पूरी तेजी से घुमा रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूं कि ये जो बिल्ला है ये कितनी तेज चला रहा है बाइक, तो आप क्या कहेंगे कि इसकी स्पीड या तो 200 किलोमीटर पर आ रहा है या 4 किलोमीटर पर आ रहा है। जैसा भी आपको विजुअल हो रहा है, आप क्या कहेंगे कि 200 किलोमीटर, मतलब आप डायरेक्शन तो नहीं बता रहे ना, खाली उसका मैग्नीट्यूड बता रहे हैं स्पीड का। और यूनिट तो भाई लगानी इंपॉर्टेंट है। यूनिट तो चाहे वेक्टर क्वांटिटी हो चाहे स्केलर क्वांटिटी, आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। स्पीड से ये समझ में आया कि ये स्केलर क्यों है, क्योंकि इसमें देखो खाली मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन वाली बात आपको आगे वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हुए समझ में आएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड फिगर देखता हूं कि ये एक पेन है, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी लेंथ मेजर करके बताओ, तो आप क्या कहोगे कि इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। आप इसकी डायरेक्शन तो नहीं बता रहे, ये डायरेक्शन मैटर भी नहीं करती यार स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन, ठीक है। तीसरी फिगर में इस मोटू का अगर मैं मास आपको कैलकुलेट करने के लिए कहूं, आप देखते ही बता दो कि ये 95 केजी के अबाउट होगा, ठीक है। मास के लिए भी आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट टॉपिक आता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी समझ में आ गया। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, एक बात मैं बता देता हूं। जब भी हम किसी दो चीजों का डिफरेंस करते हैं तो क्या होता है, एक के पास एक चीज होती है और दूसरे के पास वो चीज नहीं होती। ऐसे ही वेक्टर क्वांटिटी में, स्केलर क्वांटिटी में जैसे उसके पास मैग्नीट्यूड ही था, खाली डायरेक्शन नहीं थी, वेक्टर में क्या होगा, इसके बाद मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। अब आपको समझ जा देता हूं कि डायरेक्शन क्या है। पहले हम एक बार डेफिनेशन को रीड करते हैं। अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। जिसके पास दोनों चीजें होती हैं, डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड भी। एग्जाम्पल लेते हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क। ये सब टर्म्स आगे चैप्टर में आने वाली है। फिलहाल मैं एक एग्जांपल आपको उठा लेता हूँ, फोर्स। अब जैसा कि आप फिगर में देखिए, एक्सप्लेनेशन में फिगर ए में मैंने आपको ना एक बॉक्स दिया और मैंने कहा आपको इधर की डायरेक्शन में घुमाओ, जिधर 5 न्यूटन वाला फोर्स लगा रहा है ना, मैंने कहा इधर की डायरेक्शन में आप इस बॉक्स को मूव करिए, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, 5 न्यूटन की फोर्स तो इधर से लगाने लगे और अपने आपका जो दोस्त था वो 10 न्यूटन की फोर्स उल्टी डायरेक्शन से लगाने लगा। तो फोर्स वो जब उल्टी डायरेक्शन से लगा रहा है तो क्या डब्बा मूव कर जाएगा उधर डायरेक्शन में जिधर मैंने कहा था? नहीं करेगा, बिकॉज डायरेक्शन आपने गलत लगा दी। तो फोर्स में डायरेक्शन मैटर करी ना। और जैसे इस तरीके से अब आप फिगर बी में देखिए, जब आप दोनों एक ही डायरेक्शन से फोर्स लगाते हैं तो उसकी भी फोर्स और 5 न्यूटन वाली फोर्स अगर हम प्लस कर दें तो 15 न्यूटन वाली फोर्स, अब डब्बा बहुत ही आराम से मूव कर जाएगा। इसीलिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इसमें डायरेक्शन मैटर करती है। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। स्केलर वेक्टर क्वांटिटी में इसके सिंबल्स में एक फर्क होता है, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं उनके ऊपर हमें
एरो लगाना होता है, ठीक है। अब इसका एरो का मतलब क्या है, ये जो एरो का हेड है ये शो करता है डायरेक्शन, और जो एरो की लेंथ होती है ये शो करता है आपका मैग्नीट्यूड। आगे आप जितने भी वेक्टर क्वांटिटी के सिंबल्स यूज करेंगे उसके ऊपर आपको एरो जरूर लगाना है, फॉर्मूला लिखते हुए और क्वेश्चंस में हर जगह। अगले हर टॉपिक में आपका पीछे का कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो पीछे के कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रिटेन करते रहिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से। द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो आपने सही में डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मान लो एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉडी ए से लेकर डी तक चली है, वो तो 10 मीटर चली और 5 सेकंड में चली, तो इसका डिस्टेंस क्या हुआ, 10 मीटर। डिस्टेंस ऐसे कोई बताने वाली बात नहीं है, सबको एकदम क्लियर होता है कि क्या है, बस आपको एक डेफिनेशन चाहिए थी, वो डेफिनेशन मैंने दे दी है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, बिकॉज इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपका स्कूल आपके घर से कितना दूर है, कितनी डिस्टेंस पर है, तो आप क्या कहेंगे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है। डायरेक्शन तो नहीं बता रहे हो ना आप, इसलिए एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव हो सकता है और या डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। या तो डिस्टेंस कुछ 1 होगा, 1 मीटर होगा, 2 मीटर होगा, 3 मीटर होगा। जीरो डिस्टेंस, 0 मीटर तो कुछ होगा ही नहीं ना, ठीक है। इसलिए डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ऐसा यूनिट क्या है डिस्टेंस की, मीटर, ठीक है। वैसे आप इसको मेजर कर सकते हैं किलोमीटर, सेंटीमीटर और भी काफी सारी यूनिट्स हैं, बस इसके ऐसा यूनिट है मीटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन उसे कहते हैं जहां से मोशन होना स्टार्ट होता है, ठीक है, या फिर आप उसको रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हो, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट को आप ओरिजिन भी कह सकते हो। तो 3 नाम आपको पता चल चुके हैं। सेकंड पॉइंट है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना है। मान लो मैं आपसे पूछता हूं कि आपका स्कूल आपके घर से कितना दूर है, आप कहोगे 2 किलोमीटर। अगर कई शॉर्टकट रास्ते भी तो होते हैं ना बीच बीच में, अगर आप उस रास्ते से जाओ तो आपको डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से एग्जाम्पल से समझते हैं। नीचे देखो एक फिगर है, ABC करके एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। मान लो ये एक पार्क है। मैंने आपको कहा कि आपको A पॉइंट से चलना है और C पॉइंट पर आपको रीच करना है, तो आप A से या तो B तक चलोगे, A भी चले फिर बाद में BC चले, ऐसे भी आप हो सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट A से C पर भी तो जा सकते हो ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, A से C तक, ठीक है। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसमें डायरेक्शन मैटर करी भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आपको डायरेक्शन भी तो देखनी होगी, पहले ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। देखो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसके केसेस आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है डिस्प्लेसमेंट की, मीटर, क्योंकि है तो ये भी डिस्टेंस ही, बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो है। एग्जाम्पल देखिए, यू हैव टू रीच द पॉइंट सी, ये मैंने आपको बता ही चुका है। अब अगर आपको A और A to C, ये जो साइड है ट्राइंगल की, ये आपको मेजर करनी हो तो आप कैसे करेंगे, ये हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम फाइंड करते हैं ये क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है A से C के बीच में, ठीक है। तो डिस्टेंस आपके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमें विजुअलाइजेशन हो रहा है कि A से C तक अगर हम चले तो वहां से थोड़ा हमें छोटा पड़ेगा, बट हमें मैथमेटिकली यहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम AB प्लस BC करके देखते हैं। पहले आप A से B तक चलोगे फिर B से C तक चलोगे, तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ, 7 मीटर, ठीक है। अब हमें AC फाइंड करना है। अगर आपको फाइंड करना नहीं आता तो मैं सिखा देता हूँ, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपको एक थ्योरम पढ़ाई गई होगी, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल आपको नीचे लिखी हुई दिख रही है। अब हम AB का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16 प्लस 9, 3 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू आया रूट अंडर रूट 25 विच इज इक्वल टू द 5 मीटर, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस चला, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है अगर वो कुछ डिस्टेंस चला। इफ यस सपोर्ट योर आंसर। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि मान लो ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ऑब्जेक्ट ने इस पॉइंट से, इस पॉइंट को हम ना देते हैं A, एक कार यहां से चलना स्टार्ट हुई और उसने एक सर्कुलर मोशन किया और वो यहां दोबारा A पर आ गई, एक पूरा पूरा सर्कुलर राउंड काट कर। तो अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होगा, 2πr। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या था, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का
डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर इसी पॉइंट पे वापस उसको आना है, ए और ए के बीच में कोई डिफरेंस है, अगर आप डिफरेंस करना चाहते हो तो ये कर लो, ए माइनस ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर सर्कुलर, एक तो ये आपका एग्जांपल हो गया। सेकंड वन एग्जांपल, इफ अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ए, अगर एक बॉडी ए से चलना स्टार्ट हुई और बी तक गई, ठीक है, अगर एक बॉडी ए से चली और बी तक गई, फिर वो वापस बी से ए पर ही आ जाती है, मतलब सेम पॉइंट पर अगर एक बॉडी, मान लो वो ऐसे ऐसे कहीं से भी आती है, कहीं से भी, और वो वापस इसी पॉइंट पे आ जाती है जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था, तो डिस्प्लेसमेंट आपका इक्वल होता है 0 के, ठीक है। और इसका थियोरेटिकल आंसर आपको अब मिल जाता है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ आफ्टर कवरिंग अ सर्कल, मतलब सर्कल उसने पूरा कवर किया, ठीक है, द डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस तो जीरो नहीं था क्योंकि सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, ठीक है, बट उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो था। और दूसरा पॉइंट, जब स्ट्रेट लाइन पाथ में एक बॉडी मूव कर दिया है और वापस वो उसी पॉइंट पर आ जाती है, एन ऑब्जेक्ट हैज स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड इट रिटर्न बैक टू द सेम पॉइंट, दैट इज नॉन एज जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो न्यूमेरिकल करने का एक सबसे अच्छा तरीका है, आप लाइन वाइज क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आप उसकी फिगर बनाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, मतलब एक फार्मर है, उसने बाउंड्री, स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री के चारों ओर वो घूमता है, ठीक है। एक साइड है उसकी 10 मीटर की, तो ये भी 10 मीटर हुआ, ये भी 10 मीटर हुआ, और ये भी 10 मीटर हुआ। अब उसने स्क्वायर फील्ड की पूरी एक बारी बाउंड्री 40 सेकंड में कवर करी, इसका मतलब 40 मीटर वो चला, क्योंकि उसने पूरी बाउंड्री कही ना 40 सेकंड में, तो 10 ये हो गया, 10 ये, 10 ये, 10 ये, प्लस कर दो 40, हम इसको नाम दे देते हैं पॉइंट्स को, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन अभी तक हमें मिली है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड, जब फार्मर 2 मिनट 20 सेकंड चला, तब जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलिए निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मिनट को करते हैं, 2 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स, कितना हुआ 120 सेकेंड्स। अब ये था 20 सेकेंड, ये प्लस कर दो 20 सेकेंड्स, टोटल कितने हो गए 140 सेकेंड्स, ठीक है। तो 140 सेकेंड्स के लिए वो चला। अब देखिए, देखो 40 सेकंड्स में उसने एक राउंड कवर किया था, ठीक है, वो यहां पर आया 40 सेकंड्स में, फिर 40 सेकंड्स में उसने एक और राउंड करा, फिर 40 सेकंड्स में उसने एक और राउंड करा, उसने 3 राउंड कवर कर लिए 120 सेकंड्स में, ठीक है। अब उसके पास बचे 20 सेकंड और, तो 10 सेकंड यहां पर लगेंगे, 10 सेकंड यहां पर लगेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, ए से सी तक का, ये होगा ना भाई, इनिशियल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना होता है ना हमें, यही तो था डिस्प्लेसमेंट। तो ए से सी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, स्क्वायर का डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल से अब आपको इसका मैग्नीट्यूड बताना है ए सी का, यहां पर आपको लगानी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होती है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखिए ए सी तो हमें पता नहीं, ए सी तो निकालना है, ए बी कितना है, ए बी है 10 मीटर, तो 10 मीटर का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर सॉरी, और बी सी का स्क्वायर ये भी 100, तो 200, ठीक है। और ए सी जब स्क्वायर स्क्वायर इधर जाता है तो वो क्या बनता है, रूट, ठीक है। जब स्क्वायर इधर जाता है तो वो इधर जाकर रूट बन जाता है, और 200 इसका आंसर। अब अगर इसको हमें और फर्दर सॉल्व करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, पेयर बना लीजिए, तो आंसर क्या आया, एसी क्या आ गया 10√2, कैसे 5 का एक पेयर बना तो इसको हम एक 5 आ गया, और ये एक पेयर बना तो इंटू 2, अब ये अकेला बच गया तो इसको क्या भेज देंगे रूट में, तो 5 टू 10 और ये रूट का 2, तो आंसर क्या आया मैग्नीट्यूड, ये आंसर आया। अब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड का होगा खाली 10√2, ये है इसका मैग्नीट्यूड, और मीटर भी लगाना, ठीक है। चलिए टॉपिक हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी, तो स्टार्ट करते हैं स्पीड से। स्पीड इज द टाइम रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ पाथ। स्पीड क्या है कि कितनी तेजी से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कितनी तेजी से एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है।
एज यूजुअल स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड स्केलर क्वांटिटी क्यों है, अब उसकी बात करते हैं। स्पीड स्केलर क्वांटिटी इसलिए है बिकॉज इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। स्केलर क्वांटिटी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है, जिसके अंदर खाली मैग्नीट्यूड की बात करें और डायरेक्शन की बात नहीं होती हो, डायरेक्शन मैटर ही ना करती हो। तो स्पीड वही चीज है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये बाइकर कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, तो आप मुझे एक सिंपल सा आंसर दोगे, ये या तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है या 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, आप डायरेक्शन तो नहीं बता रहे ना, इसलिए स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी, या तो एक ऑब्जेक्ट चल ही रहा होगा या तो वो रेस्ट पे ही होगा। नेगेटिव में कैसे हो सकती है स्पीड, ठीक है, इसलिए स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही होगी। करते हैं स्पीड की एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। अब ये याद कैसे रखें, स्पीड का फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि एक बॉडी कितने डिस्टेंस कवर कर रही है कितना टाइम में, वही स्पीड की फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आप फॉर्मूले से ही यूनिट भी निकाल सकते हो। लाइक डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की क्या, सेकंड। बस दोनों को अपॉन में रखिए, आपकी एसआई यूनिट आ गई। हमारा सेकंड टॉपिक है वेलोसिटी। अगर मैं एक आपसे स्पीड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पूछ लेता हूं तो आप कैसे बताएंगे, इसके लिए वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है, क्योंकि मैंने आपसे जैसे कहा कि वेलोसिटी क्या होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, इसमें डायरेक्शन मैटर करती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या आती है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं, इसीलिए वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड का क्या था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां पर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ गया है। ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। जैसे डिस्प्लेसमेंट के केस में था कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों चीजें हो सकता है, इसी तरीके से वेलोसिटी भी। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी है तो एक तरह की स्पीड ही बस, तो इसलिए उसकी यूनिट भी स्पीड की तरह सेम ही रहती है। अब जितनी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उसके ऊपर हमें ऐसे एरो लगाना होता है, जैसे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर लगाया गया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं, तो ध्यान से सुनते रहिए। यूनिफॉर्म मोशन क्या चीज होती है, दिस टाइप ऑफ मोशन इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो सीधी लाइन में चलता है और उसकी वेलोसिटी या फिर स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब वो चेंज नहीं होती। अगर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक बाइक चल रही है तो पूरी जर्नी में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चलेगी। और अगर वो एक कांस्टेंट स्पीड से चलेगी तो वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मतलब कितना भी लंबे तक प्रोसेस चलता रहे वो कांस्टेंट ही रहेगी उसकी स्पीड। जिस तरीके से हमें एग्जांपल में फिगर दी गई है, एक साइकिल है, वो ए से बी तक गई, फिर बी से सी तक गई, फिर सी से डी तक गई, तो ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा उसे, 10 सेकंड लगे। ठीक है, और डिस्टेंस कितना था, 5 सेकंड, 5 मीटर सॉरी। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हाफ मीटर पर सेकंड स्पीड आई है ए से बी तक। अगर आप बी से सी तक फाइंड करेंगे तब भी हाफ मीटर पर सेकंड ही आएगी, और सी से डी तक भी सेम ही स्पीड आएगी। इसी तरीके का एग्जांपल होता है यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपके हिसाब से क्या हो सकता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटर ऑफ टाइम। मतलब जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, बस उसका जो टाइम है वो डिफर कर रहा है। ठीक है, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है और इक्वल टाइम में कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट फिगर में देखिए, ए से बी तक एक साइकिल चलती है 10 मीटर और कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। उसी तरीके से बी से सी तक कितने में चलती है, 17/2 से। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर यहाँ पे स्पीड निकालेंगे ए से बी से सी से डी, यहाँ पर स्पीड वेरी करेगी। ठीक है, इसी तरीके से बी एग्जाम्पल में देख लेते हैं। यहाँ पर आपका डिस्टेंस तो सेम है बट टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से फिगर ए में अगर दोबारा से देखें तो यहाँ पर डिस्टेंस अनइक्वल है पर टाइम इक्वल है। ठीक है, यही इसी चीज को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या चीज होती है, एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज अ टोटल पाथ लेंथ। मतलब जितना भी लेंथ आप पूरी की पूरी जर्नी में कवर करते हो उसे डिवाइड अगर हम कर दें टाइम से तो आपका एवरेज स्पीड आ जाएगी। मतलब मैक्स टू मैक्स या मिनिमम टू मिनिमम आप इस स्पीड से पूरी पूरी जर्नी में गए हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगला आता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। एक बात पूछता हूं आपसे, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस था, वहां पर हमने स्पीड में डिस्टेंस लिया था और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट लिया था। इसी तरीके से हम एवरेज स्पीड में डिस्टेंस लेते हैं और एवरेज वेलोसिटी में लेते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है, उसे डिवाइड कर देंगे हम टोटल टाइम से, डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल इन विच द डिस्प्लेसमेंट ऑकर।
नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ऑफ द एनसीईआरटी क्या है? इन द केस द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, मतलब जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। मतलब अगर 6 थी, अगर 6 किलोमीटर पर आवर उसकी वेलोसिटी थी, तो बाद में 8 हुई, उसके बाद कितनी हुई? 10, उसके बाद 12, उसके बाद, देखो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है ना, ठीक है। तब फॉर्मूला क्या होगा एवरेज वेलोसिटी का? तब हम करेंगे इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी, मान लो वो 6 सेकंड से चली, और लास्ट की जो उसकी वेलोसिटी थी मान लीजिए 8 थी, तो उसे हम दोनों को प्लस करेंगे उनकी वेलोसिटीज को, और अपॉन में जितनी भी वेलोसिटीज आप प्लस कर रहे हो वो टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज आप नीचे लिख देंगे, ठीक है। अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे एट द एंड। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 किलोमीटर्स इन 4 सेकेंड। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, मान लो वो ए पॉइंट हम लेफ्ट कर लेते हैं, वो चला ए पॉइंट से 16 किलोमीटर, 16 मीटर सॉरी, ठीक है, 4 सेकेंड्स में, ठीक है। देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, अनदर 16 मीटर चला 3 सेकेंड में, ठीक है। अब हमें फाइंड करनी है एवरेज स्पीड। देखो यहाँ पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। कभी भी आपको ये शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करनी है, अगर आप करते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 16 तो यहां चला और 16 वो इधर चला, और टोटल टाइम 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड्स, 16 प्लस 16, ठीक है, अपॉन 6 सेकेंड्स। हमेशा ध्यान रखना ये जो यूनिट्स होती हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और आपका आंसर आ चुका है। जब आप कटिंग करेंगे इज योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कहता है द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 200 किलोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है? जो कि जितने भी व्हीकल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, उनमें जो डिस्टेंस मेजर करता है कि जिस तरीके से आप कभी गाड़ी खरीदते हो तो आप ये कहते हो ना कि ये कितने किलोमीटर चली है, कितने मीटर चली है, उसी तरीके से उस जो वो चीज मेजर करती है डिस्टेंस, उसको हम कह देते हैं ओडोमीटर। कार रीड्स 200 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। मतलब एक बंदा, कोई फैमिली कोई ट्रिप पर गई, और जब उन्होंने जाते हुए देखा कि उनकी गाड़ी 2000 किलोमीटर चली हुई थी, ठीक है, एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। एंड में जब वो घर आए तो उन्होंने देखा 2400 किलोमीटर चल चुकी थी, ठीक है। इट मीन्स इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, 8 घंटे वो चली, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर में निकालनी है हमें, और मीटर पर सेकंड में निकालनी है, ठीक है। देखो आपको टाइम भी दे दिया और आपको डिस्टेंस भी दे दिया 400 किलोमीटर। अब इसमें एवरेज स्पीड का क्या मतलब है? जब आप कहीं जर्नी पे जाते हो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़े ना जाए होंगे, आपकी कभी स्पीड हल्के भी हुई होगी, कभी तेज भी हुई होगी, इसलिए यहाँ पर एवरेज स्पीड निकलेगी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। सब फॉर्मूले का खेल है और थोड़ा बहुत समझ लीजिए। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना? 400 किलोमीटर। 2400 में से 2000 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 400। टाइम कितना था? 8 आवर। अब ये याद रखना, ये आपका आंसर आया है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो डिवाइड जब आप करेंगे आपका नियर अबाउट आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। जब भी कभी कोई नीचे की यूनिट ऊपर जाती है तो उसका पावर जो होती है वो -1 हो जाती है। अब हम निकाल लेते हैं मीटर पर सेकंड में। कुछ नहीं है, आपको ये चीज गिवन है, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 50 किलोमीटर पर आवर था ना, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, और 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। कटिंग करिए 5। अब ये चीज ध्यान रखना, ये जो वैल्यू है ना 5/18, कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना हो तो आप डायरेक्ट जो आपकी किलोमीटर पर आवर वाले का मैग्नीट्यूड है आप उसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपका आंसर आएगा वो 5 मीटर पर सेकंड में आएगा, ठीक है। अब आप जब कटिंग शटिंग इसका करेंगे आपका आ जाएगा 13.9 मीटर पर सेकंड। सो इट इज द एवरेज स्पीड। आते हैं, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। एक उषा है जिसको हम कह देते हैं पापा की परी, वो 90 मीटर लंबा एक पूल है, ठीक है, उसमें वो स्विमिंग कर रही है। उसने स्विम करा 90 मीटर लॉन्ग पूल को, ठीक है।
शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। 180 मीटर उसने कैसे कवर किए होंगे? 90 मीटर वो पहले ऐसे गई, फिर वो वापस उसी पॉइंट पर आ गई। मान लो ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, पहले वो ए से बी गई, फिर वो बी से ए दोबारा वापस आ गई, ठीक है। बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, ठीक है, बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है? 180 मीटर। अब यहां 180 कैसे आया? बिकॉज 90 है और 90 वापस भी तो आई ना वो। और टोटल टाइम टेकन, टाइम कितना लिया है उसने? टाइम लिया है 1 मिनट। अब यहां 1 मिनट तो लिख नहीं सकते, एमके सिस्टम को हमें फॉलो करना है, तो मिनट को हम कर लेंगे सेकंड में, तो यहां आ जाएगा 60। ओके, अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग 3, तो ये आ जाता है आपका 3 मीटर पर सेकंड। ये आपका एवरेज स्पीड आ गई। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी भाई? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या है। अब देखना डिस्प्लेसमेंट क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। भाई इनिशियल पोजीशन भी यही है और वो वापस तैर के आई तो ए पॉइंट पर ही है, तो फाइनल पोजीशन भी यही हुई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। अब कितना भी टाइम लगाओ, वैसे 1 मिनट लगाए, 60 सेकेंड्स लगे, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 0 ही तो होगी, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड। सो दैट्स द आंसर। अब हम मूव ऑन करते हैं थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। अ कार ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ स्पीड, मतलब एक कार है वो ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में विद अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, खाली स्पीड दी गई है अभी तक। फ्रॉम ए टू बी एंड बैक बी टू ए, मतलब वापस वो बी से ए की तरफ आ जाती है, ठीक है। अब इसने क्या कहा? यहां पर वापस आते वक्त उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार, ठीक है। अब देखो खाली यहां पर आपको पूरे के पूरे जर्नी की स्पीड्स दी गई हैं, तो आप डिस्टेंस को एस मान लीजिए, ठीक है, एस लेट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, हमने एस डिनोट कर लिया था। अब ये एस है क्या? ये एस है जब एक कार ए पॉइंट से बी तक का ये डिस्टेंस है एस, ठीक है, ए से बी तक का। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस ऑफ ए टू बी, इसका एस है। अब ए से बी तक गई, फिर वो बी से वापस ए पे तो आई, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 2s टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अब हम लगा देते हैं अपना फॉर्मूला, बड़ा ही इजी सा। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। क्या फॉर्मूला है? तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 2s। टोटल टाइम कितना है? टाइम नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, ये हमें यहां पे रखना होगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, देखो स्पीड का फॉर्मूला पड़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी तरीके से मैंने टाइम को इधर भेज दिया और स्पीड को नीचे ले आया, उससे ये फॉर्मूला बना, ठीक है। वो फॉर्मूला मैंने यहां पर पुट किया। कुछ नहीं करना, अब आपको खाली सॉल्यूशन करना है। देखो 2s अपॉन सोल्व आपका करके आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। देखो सॉल्यूशन नहीं मैं टॉपिक का नाम है एसेलरेशन। एसेलरेशन होता क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वेलोसिटी किससे चेंज हो रही है उसी चीज को हम कह देते हैं एसेलरेशन। फॉर एग्जांपल एक कार मूव कर रही है 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी बढ़कर हो जाती है 6 मीटर पर सेकंड। तो उसकी वेलोसिटी कितने मीटर पर सेकंड से बढ़ी? 2 किलोमीटर पर सेकंड से बढ़ गई ना, 2 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि पहले 4 मीटर पर सेकंड थी, बाद में 6 मीटर पर सेकंड हो गई, तो 6 में से 4 गए 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड से उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। यही चेंज हुआ, तो इसी चेंज को हम कह देते हैं एसेलरेशन। एसेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों? बिकॉज इसमें डायरेक्शन मैटर करती है, ठीक है। अब एसेलरेशन का फॉर्मूला देखिए, इसको डिनोट करते हैं हम ए से, ऊपर वेक्टर का साइन आता है इक्वल्स टू में v माइनस वी नॉट। अब ये v क्या है? v है यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी। जिस तरीके से कार की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो गई थी फाइनल, और इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यही उसे इनिशियल वेलोसिटी को कैसे डिनोट कर देता है? v नॉट से या फिर u से, ठीक है, अपॉन में टाइम, कितना टाइम लगा वेलोसिटी को चेंज होने में, ठीक है। इसी चीज से आपको
इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, उसी तरीके से एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। इसका एग्जांपल आगे आएगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको हम रिटार्डेशन भी कह देते हैं और डी एक्सेलरेशन भी कह देते हैं। ये आगे समझ में और अच्छे से आएगा, ठीक है। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। कैसे? ऊपर देखिए, जब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप देखेंगे तो v माइनस वी नॉट, एक तरीके से आंसर क्या आएगा? आएगा तो वेलोसिटी ही ना, अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकंड, और टाइम की अपॉन में सेकंड। तो जब वो सेकंड ऊपर जाएगा वेलोसिटी की यूनिट के पास, तो वो जाएगा मीटर पर सेकंड। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? When इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो ज्यादा थी फाइनल वेलोसिटी से। मतलब एक वैन, मान लो फॉर एग्जांपल, एक वैन की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 10 मीटर पर सेकंड। जब उसकी वेलोसिटी चेंज होनी शुरू हुई तो उसकी शुरुआत में वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, और 3 सेकंड के बाद, टाइम देखो ऊपर गिवन है, 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 7 मीटर पर सेकंड। मतलब वेलोसिटी घट गई ना, तो फाइनल वेलोसिटी तो हुई 7 मीटर पर सेकंड। अब अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो वो आएगा आपका नेगेटिव में। नीचे देखिए कैलकुलेशन में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? v माइनस यू बाई टी। यहाँ पर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। अपॉन में है टाइम। अब फाइनल वेलोसिटी थी हमारी 7 और इनिशियल थी 10, अपॉन में 3 क्या था? टाइम, ठीक है। 7 माइनस 10, 3 माइनस 3 सॉरी, अपॉन में 3। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव है। मूव टू द सेकंड पार्ट, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है? जब फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होती है इनिशियल वेलोसिटी से। फॉर एग्जांपल, ये वैन दोबारा से चली, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और फाइनल क्या हो गई? 10 मीटर पर सेकंड। ये तो साफ साफ क्लियर एकदम दिख रहा है कि 3 सेकंड में इसकी वेलोसिटी बढ़ी है, ठीक है। अब जब आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा? 10 माइनस 4, 10 क्या है? फाइनल वेलोसिटी, 4 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो क्या आया? 6 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। बार बार ध्यान रखना, एक्सेलरेशन की यूनिट जरूर लगानी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। चलिए तो देखिए एक्सेलरेशन कैसा आया? पॉजिटिव आया ना। इसी तरीके के एक्सेलरेशन को हम क्या देते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बाद में आपको इसके ग्राफ्स भी बनाने सिखाए जाएंगे, वो मेरे ख्याल से सेकंड पार्ट में मैं करवा दूंगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्राफ ही होगा। फिलहाल अब देखते हैं इसके कुछ बेस्ट न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है? एक बस है, उसने अपनी स्पीड डिक्रीज करना शुरू करी। डिक्रीज का मतलब होता है कम करना, ठीक है। डिक्रीज करना शुरू करी। एक बस की स्पीड थी, पहले उसकी स्पीड कितनी थी? 80 किलोमीटर पर आवर। बाद में उसकी स्पीड कितनी हो गई? 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बस ने अपनी स्पीड को डिक्रीज कर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर वो आ गया। कितने सेकंड में? 5 सेकंड्स में। अब एक्सेलरेशन निकालिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? v माइनस यू बाई टी। आपका v क्या है? फाइनल वेलोसिटी होती है v। v क्या है आपका? 60 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 80, ठीक है। और t क्या है आपका? 5 सेकेंड्स। तो 80 माइनस 60 माइनस 20, ध्यान रखना बड़े वाले का साइन आता है हमेशा। तो 5/20 माइनस 4, आंसर आ गया आपका -4। सही है आंसर? गलत है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर जरूर लगाना, यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन क्या होती है? रेस्ट पोजीशन। जब कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो हम उसको स्टेशनरी पोजीशन कह देते हैं। राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। मतलब राहुल एक लड़का है, उसने अपनी साइकिल को पैडल मारना शुरू किया और उसने वेलोसिटी अटेन कर ली 6 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में? टाइम है आपका 30 सेकंड्स, ठीक है। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स, मतलब फिर उसने अप्लाई करे ब्रेक इस पॉइंट पे। मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए से बी तक इसकी इतनी वेलोसिटी थी, बी पर आके उसने ब्रेक अप्लाई किए और उसकी वेलोसिटी, जैसे ही वो ब्रेक अप्लाई करेगा वेलोसिटी घटनी शुरू हो जाएगी ना, तो 4 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हो गई 5 सेकंड के बाद, इन 5 सेकंड, ठीक है। अब कैलकुलेट एक्सेलरेशन इन बोथ द केसेस। बोथ द केसेस का क्या मतलब है? एक तो ये केस हो गया ए से बी तक, और दूसरा केस क्या हो गया? बी से सी तक, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
केस फर्स्ट की हम बात करते हैं, हमें क्या क्या गिवन है। देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जब मोशन होना स्टार्ट होता है वहां की वेलोसिटी, तो उसे डिनोट करते हैं यू से। तो कितनी होगी 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ तो ये रेस्ट पे था ना, ये तो चल ही नहीं रहा था, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0। और v कितना है 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है 30 मीटर, मीटर कह रहा हूँ सेकेंड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन बड़े ही आराम से आप फाइंड कर सकते हो। एक्सेलरेशन क्या देगा v माइनस यू, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। चलिए 6 - 6/30 आ गया। और 6/30 जब आप सॉल्व करेंगे समथिंग अबाउट 0.2 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हम एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं, इसकी यूनिट ये होती है, ठीक है। सेकेंड केस अब हम देखते हैं यहाँ पे अपना। सेकेंड केस में आपकी v क्या होगी, v तो आपका 4 मीटर पर सेकेंड होगा। फाइनल वेलोसिटी जब उसने ब्रेक मारे थे 4 मीटर पर सेकेंड होगी तीनों उसकी यहाँ पे सी पॉइंट पे। पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर बच्चे ये गलती कर सकते हैं, अगर आपने नहीं की तो आप होशियार हो, ठीक है, खुश हो जाओ। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाते हैं हम, v माइनस यू, v क्या था 4 माइनस 6/टाइम -1/5। अब देखो भाई, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पर देखो ये जो एक्सेलरेशन है वो कैसा आया, नेगेटिव का आया। तो जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तब हम क्या कहते थे, रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन। ध्यान से पढ़ो, ये सब टर्म्स आगे और यूज होंगी, आगे के चैप्टर्स में पूरा का पूरा कंसेप्ट यूज होगा इस चैप्टर का। तो मूव ऑन करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन करने से पहले एक टर्म आपको बता देता हूं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, मान लीजिए ये एक जर्नी है कि जब एक बॉडी ए पॉइंट से चली बी पॉइंट तक, अब बीच में वो मान लो ये ओ पॉइंट है, ये आपका पी पॉइंट है। ए से बी तक मान लो ए पर उसकी वेलोसिटी थी 6 और ओ पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 8, पी पर कितनी होगी 10, बी पर कितनी हो गई 12। मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज क्या होता है, एक्सेलरेशन। उसका एक्सेलरेशन तो हो रहा है बट वो यूनिफॉर्मली हो रहा है। देखो यहाँ पर 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा, यहाँ पर भी 2 किलोमीटर पर आवर की 8 से 10 हो गया, फिर यहाँ से 10 से 12 हो गया, ठीक है। हर बार 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ रहा है, इसी को कह देते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या था, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन यहाँ पर है, ट्रेन स्टार्ट करते हैं मूव करना, मूविंग इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आपको बता दिया मैंने क्या होता है, अटेन्स अ स्पीड, उसकी जो स्पीड है उसने अटेन करी 40 किलोमीटर पर आवर्स इन 10 मिनट्स। अच्छा, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर अब इस क्वेश्चन में कन्वर्जन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आपको देखो v पता चल गया 40 किलोमीटर पर आवर, इसको हमें कन्वर्ट करने पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर मिनट है, यहाँ पर आर है, ठीक है। पूरे के पूरे क्वेश्चन में हमें एक ही यूनिट के साथ चलना होता है, ठीक है। मीटर पर सेकंड में करते हैं, 40 किलोमीटर अपॉन आर में 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, तो यहाँ से किलोमीटर हटाइए। एक घार में कितने वो होते हैं सेकंड्स, 3600 सेकंड्स, ये कटेगा। मैंने बताया था कि आप डायरेक्ट भी रख सकते हो ये वैल्यू, अगर याद कर लो तो कितना आएगा 5/18। अब इसको सोल्व करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी कटिंग नहीं करते हैं, एक और सेकंड मेथड आपको बताता हूँ कैलकुलेशन इजी करने का। 5 4 जा 20, ठीक है, 18। अब यहाँ पर थोड़ी सी कटिंग कर लो, 100/9, 2 से मैंने इसकी कटिंग कर दी, ठीक है। 100/9 मीटर पर सेकंड में आपकी क्या आ गई वेलोसिटी। अब इसका u क्या होगा, जल्दी जल्दी सोचो अपने मन में, u होगा इसका 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो स्टेशनरी पोजीशन से आपकी जो ट्रेन है वो मूव करना स्टार्ट करती है। चलिए अब हम बात करते हैं, u पता चल गया, v पता चल गया, टाइम को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। टाइम है 10 मिनट्स, मिनट्स में इसको सेकंड में कर लो, कितना होगा 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड यूनिट हो जाएगी इसकी, कितना आ गया 600 सेकेंड्स। अब कुछ नहीं, अब तो खत्म क्वेश्चन। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। v कितना है 100/9, u कितना है 0। उसे लिखो ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। माइनस यू कर दोगे तो 0 ही होगा वो। और टाइम कितना है 600 सेकेंड्स। अब क्या होगा, अब ये बताइए कहाँ जाएगा, इसमें भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन आती है। ये जाएगा इसके पास, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 6000/9, और यूनिट होगी इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। इसको नोट कीजिए,
तो ग्राफ समझने से पहले आपको सबके सिंबल्स पता होने चाहिए। आज तक आपने जो भी पढ़ा है, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जाकर देख लो, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, क्वांटिटी कितने तरह की होती है, दो, स्केलर एंड वेक्टर। आज हम उनके सिंबल्स पढ़ेंगे। तो डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं एस से, इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं एस से ही, बट उसके ऊपर हमें वेक्टर का साइन लगाना होता है। स्पीड को वी से और वेलोसिटी को वी से, बट उसके ऊपर वेक्टर का साइन। इसी तरीके से एक्सेलरेशन के ऊपर वेक्टर का साइन और डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं यू, और फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं वी से, और वी के नीचे एफ लगा के, ठीक है। वी एफ का मतलब है फाइनल वेलोसिटी। अब हमें कुछ और टर्म्स पढ़नी है, ये टर्म्स भी बहुत ज्यादा यूज होंगी ग्राफ्स बनाने में। फर्स्ट हमें यूनिफॉर्म मोशन। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। मान लो ये ए से एक डी तक रोड है, और एक ऑब्जेक्ट ए से बी चला, बी से सी चला, सी से डी चला। मोशन में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, ठीक है। मतलब ए से डी तक चला, पोजीशन चेंज होगी ना। अब उसकी जब वो ए से बी तक चला, 10 मीटर वो चला, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। अब वो बी से सी कितना चला, 10 मीटर 2 सेकंड में। फिर वो सी से डी तक भी 10 मीटर ही चला 2 सेकंड में। इसका मतलब यहाँ पर यूनिफॉर्मली वो अपना डिस्टेंस कवर कर रहा है यूनिफॉर्म टाइम में, ठीक है। इस तरीके के मोशन को हम कह देते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब बात करते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। या नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा या फिर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब इक्वल इंटरवल है, देखो 10 मीटर उसने करा 2 सेकंड में, 5 मीटर भी 2 ही सेकंड में, 10 मीटर फिर से 2 सेकंड में, या फिर 210 मीटर 2 सेकंड में, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है, बट जो टाइम है वो इक्वल है। अब दूसरा केस इसका ये भी हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, कि टाइम अनइक्वल हो और डिस्टेंस इक्वल हो। इस तरीके के मोशन को हम कह देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। जब कोई ऑब्जेक्ट ए से डी तक मूव करता है और उसकी हर पॉइंट पर जो उसकी स्पीड होती है वो यूनिफॉर्म होती है। मतलब ये देखो, ए से बी तक 2 मीटर पर सेकंड, बी से सी तक 2 मीटर पर सेकंड, सी से डी तक 2 मीटर पर सेकंड। मतलब वो अपनी पूरी पूरी होल जर्नी में उसका जो स्पीड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म, ठीक है। हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। यहाँ पर ए से बी तक कितना है, 2 मीटर, 4 मीटर, 1 मीटर। मतलब नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं पे घट रही है कहीं पे बढ़ रही है, ठीक है। इसी तरीके मोशन कहते थे हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए अब बात करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। अब यहाँ पर ए क्या है, ए होती है इसकी साइड। देखो स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है ना। इसी तरीके से जब हम चारों साइड्स का एक साइड का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ जब आप करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल की। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस क्या है, बेस होता है ये, हाइट होती है ये, हाइपोटेन्यूज होता है ये, और इसी हाइट को हम परपेंडिकुलर भी कह देते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स, ठीक है। देखिए क्लास 9th में हमेशा ग्राफ्स के क्वेश्चन आते हैं। या तो आपसे स्लोप पूछ लेंगे या फिर आपसे पूछ लेंगे कि एरिया फाइंड करो, ठीक है। अब ये स्लोप और एरिया होता क्या है, मान लीजिए आज तक आपने क्या पढ़ा है, ग्राफ में 2 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर मान लो कोई क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल टाइम है। अब ये सब पढ़ाऊंगा, ये थोड़ा बेसिक चल रहा है अभी, ठीक है। इसका स्लोप क्या होता है, ये स्लोप चीज क्या है। मान लो आपने एक पॉइंट से, मान लो ऐसे पॉइंट किए और इससे मिलाकर एक लाइन बन गई, ठीक है। अब ये जो लाइन है ना, इसकी ढाल, क्या कहा मैंने, ढाल, वैसे बनता है ना ढा, ठीक है। ढाल को हम क्या कह देते हैं, स्लोप। मतलब ये जो ढाल है, ये देखो ये एक्स एक्सिस होगी और ये तुम्हारा वाई एक्सिस होगी। ये वाई एक्सिस से ऐसे कितने एंगल पर है, ये ऐसे, ठीक है, कितने एंगल पर है ये, इस चीज को कह देते हैं हम। ये देखिए ये जो इसका एंगल है, जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ज्यादा स्लोप होगा, और जितना कम एंगल होगा उतना कम स्लोप होगा, ठीक है। अब हम स्लोप को फाइंड कैसे करते हैं, स्लोप पता चल गया ना क्या होता है, ढाल, ठीक है। स्लोप को फाइंड कैसे करते हैं, वाई अपॉन एक्स करके। मान लीजिए इस लाइन का हमें स्लोप निकालना है, तो यहाँ कुछ वाई है। अब जब आप स्लोप फाइंड करेंगे किसी भी ग्राफ का, तो आपको आंसर में मिलेगा क्या, ये चीज मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। वाई में क्या है, डिस्टेंस, इस तरह का। एक्स में क्या है, टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आज तक क्या पढ़ा है आपने, इक्वल्स टू होता है स्पीड। फॉर्मूला नहीं पड़ेगा स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो जब भी आप किसी पॉइंट पे, अगर मैं पूछ लूँ इस पॉइंट पे स्पीड क्या है, तो आप बड़े ही मजे में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको एक ग्राफिकल फॉर्म में मिल जाए। ठीक है, कैसे? यहाँ पर आप वाई का पॉइंट ऐसे आपको दिया रहेगा, या मान लो यहाँ पर वाई कितना है 4, और यही नीचे से आप एक्स एक्सिस पे देख लो एक्स कितना है, मान लो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको पुट करना है डिस्टेंस कितना है 4 और टाइम कितना है 2, कटिंग करके आपका 2 मीटर पर कितना सेकंड इनवर्स, ये आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ एरिया की। देखिए, एरिया हमेशा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में निकाल सकते हो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कुछ भी एरिया कुछ भी नहीं देता, कुछ का कुछ भी आंसर नहीं होता। ठीक है, चलिए इसकी हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो कुछ नहीं देता। अब एरिया कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यही देख लेते हैं। मान लो ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, ये टाइम हमेशा मैं यहीं क्यों लिख रहा हूँ, इसका रीजन आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक ग्राफ है। चलिए, इसमें से आपको कुछ ऐसी लाइन बनी, मान लो फॉर एग्जांपल, अभी समझा नहीं रहा हूँ, थोड़ा बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ आपका, और क्या कह देता हूँ कि ये जितनी भी मतलब जहां तक की भी जर्नी है, देखो इतने टाइम तक का मैंने अगर पूछ लिया तो इतने टाइम तक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब मैं पूछ लूं आपसे, इस जो ये ट्रायंगल बना इसका आप मुझे एरिया बताइए। ठीक है, या फिर मान लो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है तो इसका एरिया बताइए, या फिर कुछ ऐसा बनता है तो इसका एरिया बताइए। अब देखो ये क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल, ये पूरा का पूरा क्या था, स्क्वायर, ये पूरा का पूरा क्या था, रेक्टेंगल। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर यूज होगा। वो इस तरीके से एरिया निकालते हैं। एरिया कैसे निकलता है, जब भी आपको किसी भी चीज का एरिया निकालना हो तो y इंटू एक्स, यहाँ पर y क्या है, वेलोसिटी, x क्या है, टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, क्या होता है, जल्दी बोलो, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट देगा। अब हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। यहाँ से आपका मेन शुरू होता है, यहाँ पे सब कुछ वो अप्लाई होगा जब तक हमने पढ़ा है। तो आपको क्लास 9th में 2 तरह के ग्राफ्स पढ़ाए जाएंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो रिलेशन बनेगा उसके बेसिस पे ग्राफ्स बनवाएंगे, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में रिलेशंस के ग्राफ बनवाएंगे। कंडीशंस आपको डिफाइन कर दी जाएंगी, ज़्यादा कंडीशंस नहीं है, थोड़ी कंडीशंस है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के हम कंडीशन में आपको बता देता हूँ कि जब एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही हो, और सेकंड कंडीशन है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से, और थर्ड कंडीशन है रेस्ट पे। इसी तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी सेम है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं पॉइंट्स। ये जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स है ये आपको दिया गया है डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के लिए। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव स्पीड, मतलब जो स्लोप मैंने अभी पीछे पढ़ाया ना वो देता है स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। और एरिया अंडर डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव नथिंग, मतलब अगर कुछ दे ही नहीं रहा है तो ऐसा आपके पास क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के 2 पॉइंट्स की। फर्स्ट पॉइंट है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव एक्सेलरेशन, ये मैंने आपको बता दिया कैसे, जब क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा। और सेकंड पॉइंट है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव डिस्प्लेसमेंट, ये भी मैंने आपको बता दिया। हम बना लेते हैं ग्राफ। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ये ना 3 कंडीशंस है, इन 3 कंडीशंस के अलावा कोई और ग्राफ नहीं आएगा। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है, मान लो एक ऑब्जेक्ट इस डिस्टेंस पर है और वो यहाँ पर है रेस्ट पे। अब जब तक वो रेस्ट पे है तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा नहीं, बट टाइम तो चलता रहेगा। इस तरीके ग्राफ में ये ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, देखो टाइम तो चलता जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, बट डिस्टेंस तो नहीं बढ़ रहा ना, क्योंकि वो रेस्ट पे है, और जब बॉडी रेस्ट पे रहती है तो वो कुछ डिस्टेंस कवर नहीं करती, इसलिए वो ऊपर की तरफ मूव नहीं कर रहा होता। ठीक है, अब जब बॉडी हमारा यूनिफॉर्म मोशन करती है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जब एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब अगर 2 मीटर कवर कर रही है 2 सेकंड में, तो 4 मीटर कितने में कवर करेगी, 4 सेकंड में। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है वहां पे। ठीक है, अब देखो मान लो यहां पर हम प्लॉटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, अब देखिए जिस तरह एक बॉडी 1 सेकंड में 2 मीटर चलती है, ठीक है, फिर वो 4 मीटर चलती है 2 सेकंड में, फिर वो 6 मीटर चलती है
3 सेकंड में, मतलब हर एक सेकंड में वो 2-2 मीटर बढ़ रही है। मतलब 1 सेकंड जब उसने लिया, 1 सेकंड तो वो 2 मीटर चली, जब उसने 2 सेकंड लिए तो वो 4 मीटर चली, और जब उसने 3 सेकंड लिए तो वो 6 मीटर चली, मतलब 2-2 मीटर बढ़ रहे हैं ना। इस तरीके के ग्राफ्स को अब हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखना हमेशा, देखो दोबारा देख लो, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और इसका स्लोप क्या देगा? मैंने क्या बताया था, स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पर वाई क्या है? डिस्टेंस अपॉन एक्स क्या है? टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ इस पॉइंट पे मुझे स्पीड बताओ, तो बड़े आराम से बता देंगे ऐसे करके, ठीक है। एक्स एक्सिस का ये कोऑर्डिनेट देख लेंगे और वाई एक्सिस का ये कोऑर्डिनेट देख लेंगे, और उसको यहाँ पर पुट कर देंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम में, और आपकी स्पीड आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है? जब अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब मान लो ए से बी तक बॉडी मूव करी, सी डी 10 मीटर करा 2 सेकंड में, 5 मीटर करा 2 सेकंड में, 6 मीटर करा 2 सेकंड में। देखो डिस्टेंस अनइक्वल है बट टाइम इक्वल है। इस तरीके ग्राफ ऐसे बनता है, या फिर ऐसे भी बन जाता है। कभी कभार देखो टाइम क्या कहते हैं, टाइम धीरे धीरे टाइम अनइक्वल हो और डिस्टेंस इक्वल हो तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के केसेस। तो इसमें भी 3 केस है जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, मतलब वेलोसिटी ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है, कांस्टेंट है। तो देखिए ये कांस्टेंट है तो टाइम तो बढ़ता रहेगा पर वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है। यहाँ पर वेलोसिटी नहीं बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि जीरो है। जीरो तो अगर वेलोसिटी यहाँ पर जीरो होती ना तो वेलोसिटी यहाँ पर होती। इस केस में यहाँ पर जीरो है, देखो यहाँ पर तो कुछ होगी ना, क्योंकि ये क्या होता है? ओरिजिन। ओरिजिन पे कैसे पॉइंट होता है? 0 0, ठीक है। अब ओरिजिन से तो ऊपर है क्योंकि यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है, ठीक है, बट बढ़ नहीं रही है वेलोसिटी, टाइम तो बढ़ता जाएगा बट, इसीलिए ये है कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ, ऐसे बनता है। अब आता है हमारा सेकंड केस, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैंने आपको बताया था जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो क्या देता है? एक्सेलरेशन। देख लेते हैं एक बारी, स्लोप क्या बताया था मैंने, कैसे निकालते हैं? वाई अपॉन एक्स। वाई में क्या है? वेलोसिटी, और टाइम में क्या है? एक्स एक्सिस में क्या है? टाइम, ठीक है। अब ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन ही तो होता है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? देखो ये ग्राफ किस चीज का बना रहे हैं हम? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या? वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे बनेगा। क्यों बनेगा ऐसे वो बता देते हैं। यहाँ पर मान लो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। टाइम है 2, 4, 6, 8, या फिर आप कुछ भी ले सकते हो, मैं सब खाली समझाने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ 2 सेकंड में जो बॉडी थी वो 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी, ठीक है। अब मैं पूछ लूँ 4 सेकंड में कितने मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है? 4 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि वेलोसिटी में देखो चेंज हो गया ना, बट हुआ कितने से? 2 मीटर पर सेकंड से ही तो हुआ चेंज। इसी तरीके से यहाँ 6 से 6 2 मीटर पर सेकंड से चेंज हो गया। इस तरीके से यहाँ, तो मतलब यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है ना, वेलोसिटी चेंज भी हो रही है और यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। तो इस तरीके से बनेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। देखो आपसे ऐसे पूछेंगे, ये गया। अब पूछ लेंगे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो ऐसे बना ना, ठीक है। यहां पर पूछ लेंगे एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब क्या देगा एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ? कैसे कहा था मैंने? y इंटू एक्स। वाई क्या है? v, एक्स क्या है? t, v इंटू टी क्या होता है? जल्दी बताओ, दिमाग में सोचा करो फटाफट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जब भी कभी आप एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालेंगे तो आपको क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। अब बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कुछ नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कैसा? कुछ भी कैसे भी हो रही है, कैसे बढ़ रही है। तो वो ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, और बस यही है 3 केसेस, ठीक है। ऐसे भी बन सकते हैं। देखो ऐसे केस में रिटार्डेशन हो रहा है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वहां जाकर देखिए, ठीक है, वहां से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आज हमने ग्राफ्स पढ़े, क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मेरा जो न्यूमेरिकल वाला वीडियो आएगा उसमें मैं ग्राफ्स के भी क्वेश्चन डालूंगा। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशंस, ठीक है। आज हम पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके प्रूफ्स देखेंगे और ये देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है।
तो जैसे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। जब आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही हो, ठीक है, तब आप उसकी वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और उसका डिस्टेंस कवर्ड इन द टाइम, जितने भी टाइम में डिस्टेंस कवर होता है, आप उस सबको एक इंटर रिलेट कर सकते हो। और इसी इंटर रिलेशन से आपको मिलती है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस। बस यही आपका इक्वेशन ऑफ मोशन, आगे पढ़ते रहिए और क्लियर होगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं अपने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन की, ठीक है। पहली इक्वेशन है हमारी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। तो ये इक्वेशन हमें रिलेशन देती है वेलोसिटी और टाइम रिलेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए एस, या फिर v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। थर्ड इक्वेशन है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इन तीनों का रिलेशंस किस किस इक्वेशन में किस किस चीज़ों का रिलेशंस है वो मैंने नीचे मेंशन किया है। फर्स्ट इक्वेशन में वेलोसिटी टाइम रिलेशन है, सेकंड इक्वेशन में पोजीशन टाइम रिलेशन है, थर्ड इक्वेशन में पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है। अब हम इसके कर लेते हैं जल्दी से प्रूफ्स। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना पहली इक्वेशन का प्रूफ ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो ये रही आपकी क्या? डायग्राम। इस डायग्राम की हेल्प से हमें प्रूव करनी है। ये हार्ड हो गया क्या? चलो बना के दिखा देते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या एक कंडीशन रखी थी कि तीनों इक्वेशन में जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्म, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जो एक्सेलरेशन है वो ये था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी तो कैसे चेंज हो सकती है? पहले 2 मीटर थी, फिर 8 होगी, फिर 1 होगी, फिर 7। ऐसे तो ये नॉन यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक सीक्वेंस वाइज, मतलब पहले 2 थी तो बाद में 4 होनी चाहिए, फिर 6, फिर 8। देखो 2-2 से बढ़ रही है ना वेलोसिटी, 2-2 मीटर से चेंज हो रही है ना, 2-2 मीटर पर सेकंड से। इसी तरीके से स्टार्ट करना है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे बनता है ये भी देख लो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब होगा ऐसे बनेगा उसका ग्राफ, ठीक है। ये समझ नहीं आया? अगर समझ नहीं आया तो आप जाकर पहला पार्ट देखो, ठीक है। चलिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसे क्यों बना? देखो यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 था। अब देखो, जब वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड हुई तो कितना टाइम लगा उसे? 1 मीटर। जब 2 हुई तो 2 मीटर पर सेकंड लगा। जब 3 हुई तो 3 मीटर पर सेकंड लगा। ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, पहले पार्ट में बहुत अच्छे से कराया था मैंने, ठीक है। बस ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ। अब हम समझते हैं इसे प्रूव करना, ठीक है। अब ये देखो जरा, ये मैंने एक फिगर आपके सामने बना दी है। वेलोसिटी ऐसे है, टाइम एक्स एक्सिस पर है, वेलोसिटी किस पर है? वाई एक्सिस पे। अब जरा हम नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग करना क्या होता है? देखो, आप ना नेमिंग अपने हिसाब से भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर ए लिख दो, बी लिख दो, यहाँ पर डी लिख दो, यहाँ पर आप सी लिख दो। ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। आप पी क्यू आर एस भी कर सकते हो, ठीक है। इसे ई लिख दो। अब देखो मैंने क्या है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, की वेलोसिटी चेंज होना। अब ये देखना जरा, यहां तक तो वेलोसिटी चेंज नहीं, इसलिए स्ट्रेट लाइन था। अब यहां पर वेलोसिटी चेंज होना शुरू हुई, मतलब देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, फिर यहां पर u, यहां पर क्या हुई? v पूरा ये हो गया ना, और u ये हो गया, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी से यहां से मोशन स्टार्ट होना शुरू हुआ, मतलब एक्सेलरेशन स्टार्ट होना शुरू हुआ। अब इस लाइन को हम क्या कह देते थे? स्लोप, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, इस लाइन को हम स्लोप कहते थे, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब इसका स्लोप देखो जरा क्या है, ए बी नहीं है स्लोप, ठीक है। और ये ध्यान रखना हमेशा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको क्या देता है? क्या देता है? एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन देता है वो। अब जरा एक चीज देखो, स्लोप मैंने कैसे कहा था कि कैसे फाइंड करते हैं? वाई अपॉन एक्स करके स्लोप फाइंड करते हैं। अब यहां पर वाई क्या है? देखो वाई क्या है? ए से लेकर क्या है? ए से लेकर ई तक। अब ए ई किसके इक्वल है? बीडी के भी तो इक्वल है। देखो ये वाई एक्सिस के अलोंग बीडी भी तो है, तो यहां पर हम लिख देंगे बीडी। एक्स एक्सिस के अलोंग देखो, अब एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है? ए से लेकर डी तक, ठीक है, ए डी। अब जरा ये बताना, बीडी को आप अगर हम ब्रेक कर दें, फिलहाल देखो स्लोप किसके इक्वल है? ए के इक्वल, क्योंकि स्लोप मैंने बताया ना क्या देता है? स्लोप क्या होती है? ढाल, ठीक है। और वाई क्या है हमारा? बीडी। देखो ये बीडी है, बीडी अब यहां पर क्या है? बीडी को आप ऐसे लिख सकते हो, बी सी माइनस सी डी अपॉन ए डी, लिख सकते हो ना। देखो बी सी ये पूरा, इसमें से अगर आप सी डी माइनस कर दो तो क्या है? यही तो बचा।
और ये क्या है आपका BD, तो आप BD को ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं एक्सेलरेशन। BC आपका क्या है, देखो BC क्या है, ये पूरा क्या है, जल्दी बताओ, V है ना, और CD क्या है, CD U, और AD क्या है, टाइम, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना है, इधर उधर करना है, V माइनस यू, U को इधर लगाओ, V इक्वल्स टू U प्लस AD, होगी प्रूव। तो फ्रेंड्स अभी हम प्रूव करते हैं अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड, जो है S इक्वल्स टू AD प्लस हाफ AD स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन हमने कैसे करी थी, स्लोप निकाल दिया था और उससे हमें इक्वेशन हमारी मिल गई थी। अब हमें करना है एरिया अंडर स्लोप, ठीक है। अब देखो एरिया अंडर स्लोप, स्लोप तो ये है, इसके नीचे कौन कौन सा एरिया है, एक तो ये है और ये भी तो है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एरिया अंडर द स्लोप है। अब आप एरिया कैसे फाइंड करेंगे इस चीज का, तो यहाँ पर आपको दो चीजें, दो फिगर दिख रही होंगी, ABDA, ठीक है। ये क्या है, और ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये क्या है, रेक्टेंगल है, ADCOA, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें फाइंड करना है प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। कभी भी शॉर्ट फॉर्म आप मत यूज करना, हम तो समझाने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब एरिया अंडर स्लोप क्या है, एरिया अंडर स्लोप क्या है, मैंने क्या कहा था, एरिया अंडर स्लोप क्या देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो लेंथ क्या है, OC, इंटू ब्रेथ क्या है, ब्रेथ, ब्रेथ ये होती है, ठीक है, OA क्यों लिखा, ब्रेथ ये भी तो है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है देखो AD, ठीक है, इंटू हाइट क्या है BD, देखो हाइट क्या है BD। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आएगा, BD को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, BD इक्वल्स टू BC माइनस CD, क्यों, ये देखो BD है इतना, अब BC क्या है पूरा, जब आप BC में से पूरे में से ये CD माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, BD तो बचेगा, तो इसलिए मैं इसे यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब S इक्वल्स टू OC इंटू OA प्लस हाफ AD BC माइनस CD, ठीक है। ये वैल्यू मैंने उठाकर यहाँ पर रख दी। अच्छा जी, अब वैल्यूज पुट करते हैं फटाफट से। OC क्या है, यहाँ पर देखो OC क्या है, टाइम, लिख दिया। OA क्या है, OA इनिशियल वेलोसिटी, कैसे है, इनिशियल वेलोसिटी लिखा हुआ नहीं क्या, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, प्लस हाफ AD क्या है, AD देखो AD किसके इक्वल है, एक्स एक्सिस के इक्वल है ना, OC के, तो AD भी क्या हुआ, टाइम। अब BC क्या है, BC ये पूरा देखो, पूरा क्या है, वेलोसिटी, और CD ये छोटा सा, ये क्या है, U, ठीक है। यहाँ पर आकर आप हल्का सा फंसोगे। अब आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू लगनी पड़ेगी। आपने फर्स्ट इक्वेशन जब मैंने पढ़ाई थी वो क्या थे, V इक्वल्स टू U प्लस AT, ठीक है। यहाँ से आप V माइनस यू की वैल्यू निकाल सकते, AT आएगी ना, V माइनस यू की वैल्यू, ये चीज़ यहाँ पर पुट कर दो, UT हो जाएगा ये हाफ T इंटू AT, ठीक है, खत्म क्वेश्चन। यहाँ पर ऐसे साइन लगा देना, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर टू डिस्प्लेसमेंट, आपकी सेकंड इक्वेशन भी प्रूफ होगी। अब हम करते हैं प्रूफ अपनी थर्ड इक्वेशन का, जो कि है 2AS इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ये कैसे करेंगे, ये भी ऐसे ही होगा सेकंड की तरह, एरिया अंडर स्लोप क्या था, क्या देता था, एरिया अंडर VT स्लोप, एक्सेलरेशन देता था ना, एक्सेलरेशन देता था, गधो डिस्प्लेसमेंट देता था, ठीक है, मुंडी हिला दिया करो बस। सो एक्सेलरेशन के, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है पूरा, OABC, ठीक है, एरिया ऑफ OABC हमें फाइंड करना है। अब ध्यान से देखो, ये जो फिगर है मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये कैसा लग रहा है, एक ट्रेपीजियम लग रहा है ना, तो एरिया अंडर स्लोप क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू बेस या फिर हाइट, ठीक है। तो एरिया अंडर ट्रेपीजियम क्या देता था, एस, यहाँ पर लिख दो, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। अब ये देखो पैरेलल साइड कौन सी है, ये और यही तो है पैरेलल, ये और ये पैरेलल तो लग नहीं रही, पैरेलल क्या होती है, जो सेम डायरेक्शन में एकदम स्ट्रेट, ठीक है। तो BC प्लस OA, ठीक है, यहाँ पर लिख दो BC प्लस OA, ठीक है। अब OC क्या है, यहाँ पर बेस मैंने कहा था, ये OC बेस तो यही है ना इसका, OC क्या है तुम्हारा,
टाइम है वैसे तो, आगे हम वैल्यूज पुट करेंगे। एस बी सी प्लस ओ ए, मतलब बी सी क्या है वी, ओ ए क्या है यू प्लस यू, ओ सी क्या है ओ सी टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट, वी प्लस यू की वैल्यू निकालोगे या टी की, जल्दी बताओ। वी प्लस यू की तो निकाल ही नहीं सकते, इक्वेशन लिखो यहाँ पर, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन थी। इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, या तो इसे ले आओ तब भी माइनस ही होगा। तो आप क्या करो, टी की वैल्यू निकालो, वी इक्वल वी माइनस यू, अब टी जब इसे आप इधर ले जाओगे तो ये बचेगा ए टी। अब ए टी में से जब ये नीचे आएगा ये डिवाइड में जाएगा ना, ये बचा, वैल्यू उठाकर टी की यहाँ पर रख दो, एच इक्वल्स टू हाफ वी प्लस यू, टी की वैल्यू क्या है वी माइनस यू बाय ए। अब यहाँ पर एक और आइडेंटिटी लगेगी, देखो कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा आपको यहाँ पर, वी प्लस यू वी माइनस यू, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, वी प्लस यू वी माइनस यू, ठीक है। इसकी यूज करके हम यहाँ पर इसको बांध देंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ए को मत भूल जाना गलती से, ठीक है। अब क्या करना है आपको, टू को और ए को इधर भेज दो, टू ए एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर आपका मैथ्स का बेसिक वीक है तो बता दिया करो, मैं थोड़ा खोल खोल कर करूंगा, ठीक है। चलिए देखो थर्ड इक्वेशन भी आपकी प्रूव होगी। अब करते हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ता हूँ, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार, मतलब एक कार है वो चल रही होगी तभी तो ब्रेक मारे, कार चल रही थी, उसने ब्रेक मारे और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, मतलब चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमेशा यूनिट याद रखना, ठीक है। इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, जब आप ब्रेक मारते हो ऐसा तो है नहीं कि आपकी गाड़ी एकदम वहीं रुक गई, थोड़ा आगे चलती है ना, घिसकती है, तो मतलब एक्सेलरेशन क्या था वो नेगेटिव जाएगा, बिकॉज वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ना मोशन के। मान लो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अब वो चाहे वेलोसिटी बढ़े या फिर घटे, चेंज तो हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ वेलोसिटी घटना नहीं शुरू हो जाएगी, इसलिए नेगेटिव का एक्सेलरेशन है, ठीक है। इफ द कार टेक्स 2 सेकंड, उसने 2 सेकंड लिए आफ्टर द ब्रेक अप्लाइज, मतलब रुकने के लिए उसने 2 सेकंड लिए जैसे उसने ब्रेक मारे। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब जैसे उसने ब्रेक मारे ना उसके बाद कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया ये बताओ। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं डिटेल, क्या क्या गिवन है। ए गिवन है हमें, एक्सेलरेशन कितना था 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस का, ठीक है। अब टाइम गिवन है 2s, और क्या गिवन है, अब देखो फाइनल वेलोसिटी भी तो गिवन है u, यहाँ पर इनिशियल जीरो नहीं थी, यहाँ पर फाइनल जीरो है। इनिशियल क्यों नहीं जीरो थी, क्योंकि कार तो चल रही थी, चलती हुई ब्रेक मारा है, तो ये इनिशियल होगी, ये आपकी फाइनल होगी, तो फाइनल तो आपकी जीरो होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हमें क्या फाइंड करना है, ये क्या कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है। अब बताओ कौन सी इक्वेशन लगाओगे, जल्दी बताओ। इसमें लगेंगी 2 इक्वेशन, ठीक है, ये वाली v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। क्यों लगी है, क्योंकि आपको देखो v गिवन है और आपको टाइम भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है। आप यहां से u फाइंड कर सकते हो कि कितनी स्पीड से चल रहा था, इनिशियल वेलोसिटी। चलिए v क्या है आपका 0, u पता नहीं, एक्सेलरेशन क्या है -6 और टाइम क्या है 2 सेकेंड्स। तो u को जब आप उधर ले जाओगे नेगेटिव का हो जाएगा, तो 6 2 12 माइनस का, नेगेटिव से नेगेटिव कटा, u आपका कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, u तो 12 आ गया, अब एक और इक्वेशन आपको लगानी पड़ेगी, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको डिस्टेंस फाइंड करना था ना, और आपको वेलोसिटीज पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, टाइम भी पता है, कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करो फटाफट से। एस पता नहीं था, कुछ नहीं, यू आपने निकाल लिया 12, हाफ ए कितना है -6 और टी कितना है 2, और इसका स्क्वायर हो रहा है तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। कटिंग शटिंग कर दो, 2 2 4, ठीक है। 12 और 6 2 12 नेगेटिव का। अच्छा जी, बताओ कहाँ गलती करी, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, टाइम तो रखा ही नहीं, समझे, छोटी मोटी गलती होती रहती है तो ध्यान करो। अब ये क्या आएगी, यूनिट, यूनिट आएगी इसकी मीटर, क्योंकि आप डिस्टेंस निकाल रहे हो, ठीक है। तो जैसे उसने ब्रेक मारे वो 12 मीटर चला। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, एक कार है एक्सेलरेट करती है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म कह दिया यहाँ पे, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक कार थी वो एक्सेलरेट करना शुरू हुई, मतलब उसकी जो वेलोसिटी थी वो चेंज होना शुरू हुई, कितनी होगी 18 किलोमीटर पर आवर से वो हो गई कितनी 36 किलोमीटर पर आवर, इसकी फाइनल है, तो फाइनल वेलोसिटी भी आती है
और ये होती है आपकी 18 किलोमीटर पर आवर इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। कितने सेकंड में टाइम क्या दिया, 5 सेकंड लगे। अच्छा, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करो। ओहो कितना बेकार क्वेश्चन है ये, सस्ता सा, ठीक है। और क्या फाइंड करना है आपको, एक्सेलरेशन फाइंड करना है और डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार एट दैट टाइम, मतलब डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाओ यार, v माइनस यू बाई टी। v क्या है तुम्हारा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 18 है, 36 है, माइनस 18 अपॉन टाइम 5 सेकेंड। एकदम ना विश्वास न कर लिया करो, ठीक है, क्वेश्चन पुटअप करना सीख लो। तो 36 माइनस क्या, जल्दी बोलो, 18 कितना हो गया, 18 आ गया, ठीक है, 18 अपॉन 5। अब ये किस में आया, जल्दी बोलो, 5 तो सेकंड थे और ये आपका कितना था, किलोमीटर पर आवर में। अब आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप पहले भी कर सकते थे, मैं अब कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा ही अब, ठीक है। तो क्या करते थे, सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो मीटर पर सेकंड। ये मैंने पहली वीडियो में बताया है यार, चलो यहीं खोल के बता देता हूँ। 18 किलोमीटर पर आवर था, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और 3600 सेकंड होते हैं। कटिंग शटिंग कर दोगे, 5 जा 18 जा, तो मैंने ये ना डायरेक्ट वैल्यू याद करवा दी थी और यहाँ पर लिखवा दी थी। अब आप मल्टीप्लाई करना, 18 से 18 कटेगा आपका और आपका बचेगा 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये जो आपका 5 मीटर बचा पर सेकंड बचा, ठीक है, और ये जो टाइम हमने छोड़ दिया था, ये टाइम नहीं लिखा था मैंने यहाँ 5 सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड क्या आ गया, 5 मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स का, और 5 से 5 कट गया, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन हुआ। अब करते हैं सेकंड पार्ट फाइंड, क्या था, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सी वो लगेगी इक्वेशन, हाफ AT स्क्वायर। अब ये इक्वेशन क्यों लग रही है यहाँ पे, क्योंकि जो एक्सेलरेशन था वो यूनिफॉर्म था, ठीक है। चलिए यू कितना था, 5 मीटर पर सेकंड, कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है। और आपका टाइम कितना था, 5 सेकंड, प्लस हाफ ए आपने निकाल लिया 1 मीटर पर सेकंड, और टी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 5 से 25, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, मीटर आ गया, ठीक है। हाफ AT स्क्वायर मतलब ये आपका आएगा 25, देखो ये तो 25 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, प्लस कर दो, वो इतने डिस्टेंस चला, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है, जब हमारी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करे उसी मोशन को हम कह देते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जब हमारी बॉडी वही चीज जो मूव करती है सर्कुलर पाथ में, उसी पाथ को हम कह देते हैं, उसी मोशन को हम कह देते हैं सॉरी सर्कुलर मोशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट अभी आप लीव कर देना क्योंकि ये आगे समझाया जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। जब मैंने कहा आपसे कि एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसका पाथ क्या होगा, सर्कुलर होगा। अब अगर मैं आपसे कह दूं सर्कुलर पाथ में जो बॉडी मूव कर रही है उसकी स्पीड निकाल के दिखाओ, तो आपको वहां का डिस्टेंस कैसे पता चलेगा। डिस्टेंस देखो, सर्कुलर पाथ का क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ ही तो जिसका डिस्टेंस होगा, बिकॉज सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, ठीक है। इसी तरीके से कितना टाइम लग रहा है, मान लो t लग रहा है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है 2πr अपॉन में टाइम, तो ये होगा स्पीड का फॉर्मूला सर्कुलर मोशन में। चीज तो आपकी न्यूमेरिकल के लिए होगी। अब हम पढ़ते हैं सेकंड पार्ट, थियोरेटिकल पार्ट से थोड़ा रिलेट करता है ये पॉइंट। इस पॉइंट को समझने के लिए आपको एक कथा सुननी पड़ेगी, तो चलिए कथा सुनते हैं। अच्छा, अगर कभी गलती से आपने एनसीईआरटी खोल दिया तो इसमें ऐसी कुछ फिगर्स दी हुई हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टॉपिक के नीचे। उन फिगर्स को आज हम एनसीईआरटी के द्वारा ही समझेंगे। देखो, मान लो आपको एक रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी चला, ठीक है, फिर उसे बी से सी जाने के लिए अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही है ना,
ठीक है, डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी। फिर सी से डी जाने के लिए डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी, डी से ए जाने के लिए डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि उस रेक्टेंगल को, उस ऑब्जेक्ट को पूरा एक चक्कर लगाने के लिए रेक्टेंगल का कितनी बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी, देखो एक बार ये, मतलब एक बार ये, 2, 3 और एक 4, ठीक है। तो चार बारियों से अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी। बात करते हैं स्पीकर की, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसे 8 बारी करनी पड़ी। अब बात करते हैं हम सर्कल की, जो हमारा आज का टॉपिक है। देखो सर्कल में क्या चक्कर होता है मैं बता देता हूँ, यहाँ बात कर लेता हूँ। सर्कल में क्या चक्कर होता है, देखो इसमें हर पॉइंट में डायरेक्शन चेंज होती है, हर पॉइंट में। कैसे, मान लो मैं इस पॉइंट पे उसकी स्पीड पूछ लेता हूँ। मान लो एक बॉडी मोशन कर रही है, इस पॉइंट पे मैंने उसकी स्पीड पूछ ली। स्पीड कैसे जाएगी, टेंजेंशियली जाएगी। ये टेंजेंट क्या चीज़ होती है, जो अभी मैंने एक वर्ड बोला, टेंजेंट। टेंजेंट होता है ये किसी, कोई भी ऐसा कर्व हो ना, उसकी एक सिंगल पॉइंट से ऐसे जो लाइन टच होकर जाती है, ये जो टच छू रही है ना ये कर्व को, ये खाली एक सिंगल पॉइंट से छू रही है, तो इसको हम कह देते हैं टेंजेंट। और अगर 2 पॉइंट से छू दे, 2 पॉइंट से, इसको हम कह देंगे कॉर्ड, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे। तो इसमें जो सर्कल होता है ना, वो इनफाइनाइट पॉइंट्स का मिलकर बना होता है, इनफाइनाइट पॉइंट्स का। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे डायरेक्शन चेंज होगी। देखो यहाँ अगर मैं पूछूँ डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पूछ लूँ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। हर पॉइंट पे अलग डायरेक्शन है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। हर पॉइंट पे अलग डायरेक्शन है, ठीक है। अब खाली ये चीज़ जो अभी तक मैंने बताई ना कि डायरेक्शन डायरेक्शन बार बार मैं रट रहा था तोतों की तरह, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को अभी दिमाग में रखना। हम अब आगे बात करते हैं, करनी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या चीज़ होती है। सेकंड पॉइंट जो हमने लीव करा था, ठीक है। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब स्पीड सेम है, चेंज नहीं हो रही किसी भी। अगर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है ना, तो वो हर जगह 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चलेगा, ठीक है। इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब मूव तो सर्कुलर पाथ भी कर रही है बट यूनिफॉर्म स्पीड से, तो ऐसे मोशन को हम क्या कह देंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एक मैं क्वेश्चन अराइज करता हूँ कि सर्कुलर मोशन में ये बताओ वेलोसिटी कांस्टेंट होती है या नहीं, ये चीज़ बताओ जरा। देखो सर्कुलर मोशन में क्या बताया था मैंने, वो जो मैंने बताया था ना, ये जो मैंने पढ़ाया था, ये कि हर जगह डायरेक्शन चेंज होती है, इसका यूज़ अब यहाँ पे होगा, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा था, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। तुम इस पॉइंट पर देखोगे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। और वेलोसिटी कैसी है, क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में 2 चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जो वेलोसिटी होती है ना, ये इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है। अगर एक भी चीज़ क्या कहते हैं चेंज हुई, तो वेलोसिटी भी आपकी चेंज होगी। तो सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट जब ऐसे मूव करता है तो उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, देखो ऐसे। इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं होता, पढ़ा नहीं था तुमने। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम की रिस्पेक्ट में जब वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन। इट मीन्स जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये एक्सेलरेटेड भी है, ठीक है। जब आप पीछे वो डेफिनेशन खोल के देखोगे ना, जो मैंने आपको पढ़ाई थी, उसमें लिखा हुआ था कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, वेक्टर कह रहा हूँ, स्केलर, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी में खाली मैग्नीट्यूड होता है। देखो जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, मान लो 2 मीटर पर सेकंड से, तो उसकी खाली मैं मैग्नीट्यूड की तो बात कर रहा हूँ इसकी, ये तो सेम ही रहा, बट डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना लगातार। जब मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ, वेलोसिटी की, तो ये डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। और चेंज इन वेलोसिटी को देते हैं एक्सेलरेशन, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन भी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एमसीक्यू में आ सकता है। तो अभी आपके सामने आते हैं तड़कते भड़कते 2 पॉइंट। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ये हम पीछे पढ़ा है, ठीक है। सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड, क्योंकि वेलोसिटी जब कांस्टेंट नहीं है, मतलब चेंज हो रही है, तो सर एक्सेलरेशन तो होगा ही, इसलिए एक्सेलरेटेड होता है सर्कुलर मोशन। तो अभी हम टोटे टोटे से थोड़े न्यूमेरिकल कर लेते हैं बढ़िया बढ़िया से, चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या है, अ साइकिलिस्ट, एक साइकिलिस्ट है, गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक, मतलब एक साइकिल वाला है और वो चक्कर मार रहा है साइकिल से सर्कुलर ट्रैक पे, ठीक है। एवरी 1 से 2 मिनट्स, मतलब 2 मिनट में एक राउंड मार रहा है वो, एक राउंड, ठीक है, ठीक है।
और जो इसका रेडियस है ना सर्कुलर ट्रैक का वो क्या है 105 मीटर, मतलब आर भी दे दिया भाई आपको 105 मीटर, और आपको टाइम भी मिल गया 2 मिनट्स। ठीक है, 2 मिनट्स आपको टाइम भी मिल गया। इन्होंने कहा कैलकुलेट हिज स्पीड, मैंने शुरुआत में बता दिया था स्पीड कैसे निकालते हैं। देखो 2πr/t, ये 2π के आर क्यों आया, बिकॉज सर्कल का ये जो सर्कमफ्रेंस है यही तो लेंगे, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr और अपॉन टाइम। देखो 2π की वैल्यू आपको गिवन है, देखो क्वेश्चन में पढ़ो 22/7। ठीक है, आर कितना है आपका 105 मीटर। अब टाइम कितना है आपका 2 मिनट है, मिनट। ठीक है, इसे 60 में सेकंड में कन्वर्ट करो तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब यहाँ पे आएगा सेकंड, मिनट हट जाएगा। ठीक है, इंटू 60। अब आप क्या कहते हैं कैलकुलेशन यहीं पे कर दीजिए। कैलकुलेशन कैसे होगी इसकी, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35। ठीक है, 50 ज़ा 30 इंटू 22/6 2 ज़ा 12 120। ठीक है, 0 से 0 कट गया। चलिए 3 2 ज़ा 6 66/12, इसका कटिंग करके आपका आ जाएगा 5.5 मीटर पर क्या सेकंड, बिकॉज स्पीड निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए ये इसका आंसर है, खत्म क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिट ऐसी ऑफ रेडियस, रेडियस दो कितना बड़ा दे दिया 42250 किलोमीटर, इतना रेडियस है उस ऑर्बिट का है। कैलकुलेट इज स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स, मतलब टाइम कितना दे दिया 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, मतलब ये अर्थ होगी मान लो, टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ का चक्कर लगाने में से कितनी स्पीड से वो मूव कर रहा है। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस आपको पता है 2πr बिकॉज सर्कुलर है ऑर्बिट, और टाइम आपको गिवन है 24 आवर्स। देखो 2π का वैल्यू आपको पता है 22/7 इंटू आर, ये रख दो बड़ा सा 42250 अपॉन टाइम कितना है 24 आवर्स। कुछ नहीं, सिंपल अब कैलकुलेशन है 2 टू द 44 इंटू वही आपका 42250/7/24। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, देखो इतनी कैलकुलेशन तुम कर सकते हो। चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ये जो 24 है ये जाएगा इसके पास। ठीक है, आंसर क्या आएगा तुम्हारा 11065.4 किलोमीटर पर आवर। तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुम इसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करो और मुझे भेजना। ठीक है, कमेंट कर दो या फिर व्हाट्सएप पर भेज देना, जो जो मुझे व्हाट्सएप पे जानते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो मेरा न्यूमेरिकल्स पे आएगा, न्यूमेरिकल्स वाला वीडियो जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।